So hello everyone. So in today's lecture of bioprocess engineering, we'll study about fluid mechanics. ठीक है, तो इसमें हम फ्लूइड से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. ठीक है, और बेसिकली फ्लूइड हम बोलते किसे हैं, और विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं ना. जैसे अब आप देखो कि वाटर है, आप ऐसे देखो कि हनी है, ब्लड है, तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं. तो उसके लिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है, और कुछ फ्लूइड्स क्या होते हैं आपके कम विस्कस होते हैं, तो विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा विस्कस है, ये कम विस्कस है. तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखनी है. तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं. अब बेसिक क्या, कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंजीनियरिंग साइंस कंसर्न्ड विद नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड एट रेस्ट. ठीक है, चाहे आपका फ्लूइड मोशन में है, चाहे आपका रेस्ट में है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम बायो प्रोसेस की जनरली बात करते हैं, तो वहां पर हम जैसे अब कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर की बात करते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, उसमें तो ऑब्वियसली यू हैव, जैसे अगर लार्ज लेवल पे फर्मेंटर होते हैं तो उसके अंदर इम्पैलर्स होते हैं. ठीक है, तो फर्मेंटेशन में तो जनरली हमारा मोटिव ये रहता है कि हमें जिस जनरली फ्लूइड्स इन मोशन को स्टडी करना है. ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कल्चर में तो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए आपको उसको डिसॉल्व तो करना पड़ेगा ना. जैसे तो वो चाहे बैच भी है, क्योंकि ये होता है ना, अब उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अगर वो आप उनको नहीं मिक्सिंग करोगे तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, एंड और नीचे प्रेसिपिटेट करके तो दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सेल और एंजाइम जो कि आपके लिक्विड के अंदर है. ठीक है, तो बट हम इसमें हम दोनों ही डिस्कस करते हैं, चाहे मोशन में है चाहे आपका रेस्ट में है. ठीक है, सो अब वो कह रहा है एक जो फ्लूइड है, फ्लूइड इज a substance that undergoes continuous deformation when subjected to a shearing force. ठीक है, अब बेसिकली शेयरिंग फोर्स क्या होती है. ठीक है, जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, और उसने ये क्या लिखा है, जो शेयरिंग फोर्स होते हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, टेंजेंशियली टू द सरफेस ओवर विच दे आर अप्लाइड. ठीक है, जैसे आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, तो मान लो जनरली हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो क्या होता है, अगर हम शीयरिंग फोर्स की बात करें तो शीयरिंग फोर्स वो होगी जो टेंजेंशली लग रही है, ये टेंजेंट होता है. अगर तो वो फोर्स आपकी बिल्कुल सेंटर में लग रही है तो उसको आप नॉर्मल फोर्स बोलते हो. ठीक है, बट जब भी शीयरिंग फोर्स की बात आएगी तो ये जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट है, अब एक फोर्स आप लगा रहे हो यहाँ पर और एक फोर्स लगा रहे हो आप यहाँ पर, तो ये नॉर्मल फोर्स होती है. ठीक है, तो जब भी आप शीयरिंग फोर्स की बात कर रहे हो तो आप इस फोर्स की बात कर रहे हो जो टेंजेंशियली लगती है, टेंजेंशियली टू द सरफेस ओवर विच दे आर अप्लाइड. तो ये हमेशा याद रखना, शीयरिंग फोर्स कैसे लगती है आपकी, दैट एक्ट टेंजेंशियली. ठीक है, अब जब भी हम बात कर रहे हैं जनरली फ्लूइड की, अब फ्लूइड में आपके गैसेस आते हैं और क्या आते हैं आपके लिक्विड्स. ठीक है, गैसेस और लिक्विड दोनों के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं फ्लूइड. दो फिजिकल प्रॉपर्टीज और टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी. ठीक है, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फ्लूइड्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है, एक विस्कोसिटी और एक डेंसिटी. ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो डेंसिटी की बात करें तो जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, वो कह रहा है अगर इफ द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, अब देखो फ्लूइड जो टर्म है ना वो गैस लिक्विड दोनों के लिए है. ठीक है, अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज हो रही है, देखो क्या होता है ना, अब गैसेस हैं, अगर आप गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यू वांट टू ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर, कि वो बेसिकली क्या आ जाए, एक साथ आ जाए. ठीक है, तो उस केस में क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी आपकी, कम होगी, और वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है ना, अब जैसे अब वैसे एक जनरल एग्जांपल है, जैसे घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है, अब उसमें गैस है, अब वो क्या है, एक स्पेसिफिक सिलेंडर उसके अंदर है, उतनी वॉल्यूम है, अब आप उसको ओपन कर दो तो वो तो गैस तो स्प्रेड हो जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ गई. ठीक है, बट अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपने उस गैस को कंप्रेस करा रखा है, तो अगर तो डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं कंप्रेसिबल, और जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, कोई चीज सॉलिड होती है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जो उसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है.
लिक्विड्स में थोड़ा सा लूज है और गैसेस में तो बिल्कुल ही लूज है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है, इफ इट इज बेसिकली ये जो होती है, इट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्योंकि आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले से, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत दूर दूर है ना बहुत पास पास है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो प्रेशर के साथ आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो उन फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, आपका इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो गैसेस हमारे कैसे फ्लूइड्स हैं, कंप्रेसिबल, और लिक्विड्स कैसे हैं हमारे, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये हमने अभी किसकी बात करी है, डेंसिटी की। दूसरा फैक्टर क्या होता है आपका, विस्कोसिटी। अब फ्लूइड्स को बेसिकली हम किस बेस पे और क्लासिफाई करते हैं, विस्कोसिटी के बेसिस पे। अब देखो विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड विस्कोसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो। क्योंकि एक ऑब्वियसली जो लिक्विड की मूवमेंट वो तो इस तरफ मूव करना चाह रहा है, बट उसके ऊपर एक क्या लग रही है, एक अपोजिट फोर्स लग रही है। तभी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अपोजिट फोर्स लग रही है ना, बिकॉज आपने एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक वाटर है और एक आप कह रहे हो हनी है, तो ऑब्वियसली आपने दोनों को सेम सरफेस पे रखा, बट द थिंग इज दैट कि वाटर का फ्लो जो होता है वो बेटर है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, या बिल्कुल उसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं हनी की, तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो, बिकॉज इट इज अपोजिंग द फ्लो। ठीक है, एक आइडियल और परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, एन आइडियल और परफेक्ट फ्लूइड इज ए हाइपोथेटिकल लिक्विड और गैस जो कि इनकम्प्रेसिबल है और जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। ठीक है, ये आइडियल है। नॉर्मली जो गैसेस होते हैं आपने उसको कंप्रेसिबल ही बोला है, ठीक है, लिक्विड्स को आपने इनकम्प्रेसिबल बोला है। तो दोनों फैक्टर, विस्कोसिटी भी जीरो होनी चाहिए और वो इनकम्प्रेसिबल भी होने चाहिए। ठीक है, और ये एक आइडियल कंडीशन है। एक परफेक्ट फ्लूइड हम उसको बोलते हैं जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो और जो इनकम्प्रेसिबल हो। द टर्म इनविसिड अप्लाइज टू फ्लूइड्स विद जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, तो जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इनविसिड। ठीक है, जितने भी रियल फ्लूइड्स हैं, जितने भी आप रियल फ्लूइड्स की बात करो, तो उनके उनके अंदर कुछ ना कुछ फाइनाइट विस्कोसिटी है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइनाइट विस्कोसिटी होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं आपके, दैट इज दे आर नोन एज विसिड और विस्कस फ्लूइड्स, विसिड और विस्कस फ्लूइड्स। तो एक तो विस्कोसिटी के बेस पे करते हैं। ये अभी हम आगे आएंगे कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि ना न्यूटन लॉ होता है ऑफ विस्कोसिटी, तो जो उस लॉ को फॉलो करते हैं उसे उन्हें हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं, और जो उसको फॉलो नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, ये भी बाद में आएगा, क्योंकि पहले हम विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे डिटेल में और बाद में हम इन फ्लूइड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होते हैं विच ओबे और विच फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका आप क्या बोलते हो, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ये भी आप आगे देखोगे भी सही। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, ये चलो थोड़ी सी बेसिक थ्योरी है कि आपको थोड़ा फ्लूइड्स के बारे में पता हो। अब जैसे यहां पर आपको क्या बता रहा है कि स्टीम लाइंस। तो स्टीम लाइंस क्या होता है, व्हेन ए फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप और ओवर ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वेरीज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हो, जैसे ये आपको क्या शो कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आप देख रहे हो ना, ये एक स्टीम लाइन है, इसमें आप देख रहे हो जो डिस्टेंस है वो जो स्टीम लाइंस के बीच में वो सेम है, और इसमें जो वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर उसी फ्लूइड को किसी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे दैट इज स्टैडी फ्लो ओवर ए समर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्या है, समर्ज्ड है, तो जब वो लिक्विड फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जनरली जो आपका जो टॉप और बॉटम है वहां पे वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, जो टॉप और बॉटम है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ठीक है, सो इसमें आप ये भी देख रहे हो ना, एक तो इसमें स्पेसिंग कम है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस स्पेसिंग को देखूं तो ये कम है। ठीक है, एक तो स्पेसिंग कम होगी, और दूसरा हमने क्या देखा है कि जो, जैसे आप फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक मतलब जैसे ये फ्रंट है ये बैक है,
इसके कंपैरिजन में जो टॉप है और ये जो बॉटम है, वहां पर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ठीक है, टॉप और बॉटम पे वेलोसिटी आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक तो आप क्या कह रहे हो कि जो बेसिकली जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, आप जो कह रहे हो एक तो डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, और यू कैन से रिड्यूस डिस्टेंस और रिड्यूस्ड स्पेसिंग। एक तो स्पेसिंग रिड्यूस होगी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका टॉप और बॉटम है वहां पर जो स्पीड है, या जो लिक्विड का, या जो फ्लूइड वेलोसिटी है, वो आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम पे आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पेसिंग आप देख रहे हो कैसी होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिखा रखा आपको कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं, दे शो ओनली द नेट इफेक्ट ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, ऑल दो स्ट्रीम लाइन सजेस्ट स्मूथ कॉन्टिन्यूस फ्लो, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स और पार्सल्स ऑफ फ्लूइड में एक्चुअली बी मूविंग इन एन इरेटिक फैशन। ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना एक लिक्विड का फ्लो जो है, वो एक तरह से आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही स्मूथ है, कि जैसे अभी हमने शो करा कि सभी जो लाइंस हैं, ऑब्वियसली लाइंस है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल ही जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस भी इक्वल है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। बट अभी आप देखोगे यहाँ पर कि कुछ मूवमेंट में आपको, या कुछ जो फ्लो है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो एक इराटिक फैशन, वो भी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। अब वो कह रहा है कि जितना फ्लो स्लो होगा, ठीक है, द मोर क्लोजली द स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंट एक्चुअल मोशन। ठीक है, स्लो फ्लूइड फ्लो इज देयर फॉर कॉल्ड स्ट्रीम लाइन और लैमिनर फ्लो। ठीक है, जैसे ये मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर फ्लो कैसा आपका स्लो है, ठीक है, अब जैसे यहां पर आपको ये एक तरह से एक डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, जैसे इसमें जो ये वाला फ्लो है, ये लामिनार है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लो। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। तो लैमिनार फ्लो कैसा होता है आपका, स्लो होता है, मतलब जैसे एक ही लिक्विड है, अब डिपेंड करता है ना आप उसको किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हो। तो जब भी हम इसको आप याद भी रख सकते हो, जैसे स्ट्रीम लाइन और लैमिनार, क्योंकि स्लो में स्ट्रीम लाइन भी आ रहा है, लैमिनार भी आ रहा है। स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो कब होगा, जब वो स्लो होगा। इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे दिया, तो वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो जो मान लो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल यहां से जा रहा है, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है आपकी, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन एक खास बात क्या होती है, कोई भी पार्टिकल अगर वो इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है, जैसे अभी ये तो एक पार्टिकल गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, बट ये हो सकता है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन पे डिफरेंट हो। बट जब एक ही पोजीशन पे, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये एक पार्टिकल है, और मान लो अभी दूसरा पार्टिकल अभी पीछे है, उसने भी इस पॉइंट पे आना है, तो उनकी वेलोसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सबकी सेम होती है। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर आप अलग अलग पोजीशंस पे देख रहे हो तो वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो, तो आपको जो देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टर्बुलेंट फ्लो। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टर्बुलेंट। तो पहले लैमिनार होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका, टर्बुलेंट। अब टर्बुलेंट में क्या होता है, आप देख रहे हो कि जैसे मान लो एक पार्टिकल पहले यहां था, ठीक है, फिर वो यहां चला गया, फिर फॉर एग्जाम्पल वो यहां चला गया, ठीक है, फिर वो यहां चला गया। तो इसमें क्या होता है, इराटिक फैशन में जा रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग इन ए इराटिक फैशन। ठीक है, तो ये जो फ्लो होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, जब कभी भी जैसे अब लिक्विड का फ्लो अगर थोड़ा तेज होता है, तो ऐसे आपको ये एडी देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एडीज। ये एक तरह से इराटिक फैशन में जा रहा है, ये आप थ्योरी में देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप अगर तो फ्लूइड की स्पीड कम है, तो वो एक स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो है। लेकिन अगर आप बेसिकली फास्ट मोशन है, तो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्वेंटली क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। जैसे अब एक स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब वो पार्टिकल क्या है, कभी एक ये वाला पार्टिकल कभी इधर जा रहा है, ठीक है, वो कभी दूसरी स्ट्रीम लाइन में जा रहा है, तो इसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो इसमें हमें लोकल रीजन्स ऑफ फ्लूइड रोटेशन देखने को मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एडीज। जिसे हम क्या बोलते हैं आपके, एडीज। जिसे हम क्या बोलते हैं आपके, एडीज।
ठीक है। तो ये जो आपको लोकल रीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, आप देखते हो ना कई बार आपको ऐसा फ्लो जो लिक्विड का है, तो ये जब फास्ट होता है तब ये एडिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडिस जो है वो हमें टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। अब इसमें जैसे हम, अभी चलो पहले अभी हम एक रेनॉल्ड नंबर भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है। कि जनरली हम जब पढ़ते हैं जैसे स्ट्रेस, तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। मतलब स्ट्रेस एक तरह से आपका, एक तरह से प्रेशर ही होता है, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस क्या है, इसको हम समझते हैं। वो कह रहा है कि जो शियर स्ट्रेस है वो फ्लूइड्स में कब डेवलप होता है, व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं क्या है। जैसे मान लो आपके पास ना ऑब्वियसली क्या है, अलग अलग टाइप के क्या है, अब लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी स्ट्रीम लाइन दिखा रहे थे, तो जैसे मान लो आपके पास एक ये स्पेसिफिक लेयर है और उसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपके पास फॉर एग्जांपल ये लेयर है, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो ना कि जो फ्लूइड है उसमें जैसे अलग अलग स्टीम लाइंस हैं, तो मे बी उनके अंदर जो उनकी मूवमेंट की जो स्पीड है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो ऊपर वाली लेयर है इसकी स्पीड है V1, और जो नीचे वाली लेयर है उसकी स्पीड है V2, ठीक है। और जो V1 है वो आपका क्या है, वो V2 से ज्यादा है। मतलब ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड जो है वो, मतलब इन सब की तो चलो सेम है, इन सब की भी सेम है, बट जो फर्स्ट लेयर में जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है, फास्ट है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब देखो होगा क्या। अब यहां पे उसने देखो आपको एक लाइन लिखी हुई है, कंसीडर ए फ्लो स्ट्रीम विद एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूविंग स्टेडली एट डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। अब होता क्या है, अब मान लो अगर क्या हो, अगर मान लो जो फर्स्ट लेयर है जैसे इसमें रेड वाला है और इधर ग्रीन है, अगर इनके बीच में एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा, जैसे रेड वाला नीचे वाली लेयर में आ गया और ग्रीन वाला ऊपर वाली लेयर में चला गया, तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये आपने बनाया, ठीक है। और बीच में जैसे हमने एक पार्टिकल शो कर दिया कि यहां पर बीच में एक ग्रीन वाला आ गया, क्या आ गया, ग्रीन वाला आ गया, ठीक है। और जो ग्रीन वाला था, या जो सॉरी रेड वाला था, जैसे वो यहां पर आ गया, ठीक है। नीचे वाली लेयर कौन सी थी जिसको हमने ग्रीन कलर में शो किया है, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, अब देखो ये वाले पार्टिकल्स जो थे ये फास्ट मूविंग थे, अब ये बीच में आ गया, अब ये स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो इसकी वेलोसिटी तो कम थी ना। अब ये इसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जाना तो उन्होंने ऐसे ही है इसी ऑर्डर में। अब इधर क्या होगा, इस वाली लेयर में ये सारे स्लो चल रहे थे, ये पीछे से फास्ट वाला आ गया, तो ये उसको पुश करेगा। तो ये जो इंटरचेंज होता है ना जो लेयर्स के बीच में, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी के लिए, ये जो एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि अलग अलग लेयर्स जो है ना, वो कह रहा है अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है। अगर वो पार्टिकल जो फास्ट मूविंग है वो स्लो मूविंग में चला गया तो वो तो स्लो वाला को थोड़ा पुश करेगा, लेकिन जो फास्ट वाला या जो स्लो वाला है वो फास्ट वाली लेयर में आ गया, तो वो पीछे वाले पार्टिकल्स की मूवमेंट को क्या करा देगा, आपका स्लो करा देगा। क्योंकि अभी वो आगे जाएगा, वो आराम से जा रहा है, अब पीछे वाला चाहे जितनी तेज से आ रहा है, बट आगे वाला जब तक नहीं चलेगा तो पीछे वाला कैसे आएगा, ठीक है। तो within the fluid there is a continuous molecular movement so that the interchange of molecule occur between the layer, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्सचेंज इंटरचेंज चलता रहता है। The interchange influence the velocity of flow in the layers. For example, molecules moving from a slow layer will reduce the speed of an adjacent faster layer, while those coming from the fast layer will have an accelerating effect on the slower layer, क्योंकि वो तो उसको और पुश करेगा क्योंकि वो पीछे से तेज आ रहा है ना। This phenomena is viscous drag and give rise to viscous forces in fluid as neighboring fluid transfer momentum and affect each other velocity. ये जो आप कह रहे हो ना कि ये जो ड्रैग है कि एक तरफ वो स्लो कर रहा है दूसरे को फास्ट कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है ना, नेबरिंग लेयर्स का मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। ऑब्वियसली अगर फास्ट वाला इधर आया तो उसने उसको थोड़ा फास्ट अप करा दिया, जो स्लो वाला फास्ट वाली लेयर में चला गया उसने उसकी मूवमेंट को स्लो करा दिया। सो सच फोर्सेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज विस्कस शियर स्ट्रेसेस। ये एक तरह से आपका, एक तरह से वही है ना, एक प्रेशर ही है, क्योंकि किसी चीज को आप ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो आगे मूव करेगा। सो शियर स्ट्रेस हम किसे बोल सकते हैं,
फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस कब आता है? जब फ्लूइड का फ्लो होता है, एंड आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेलोसिटी डिफरेंसेस विद इन द फ्लूइड। अगर तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तभी आप कहते हो विस्कोसिटी जीरो है। तब तो अगर एक्सचेंज भी हुआ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब इसकी स्पीड भी उतनी है, उसकी भी उतनी है, एक्सचेंज हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में तो आपकी विस्कोसिटी जीरो होगी। लेकिन ये जो स्ट्रेस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लूइड के, उनकी मूवमेंट अलग अलग है। ये तो हमने सिर्फ दो लेयर्स की बात करी ना, बहुत सारी लेयर्स हैं। और वो अब फ्लूइड का जो नेचर है कि कौन सी लेयर का किस में आ रहा है और वो कितना स्पीड को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ दो लेयर्स की बात करी है, बिकॉज यू हैव मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, तो इसमें हम यही कहते हैं कि ये जो विस्कस ड्रैग है उसके पीछे ये रीजन है। इसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अभी हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसको विस्कोसिटी को ही पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? रिनोल्ड नंबर की। ठीक है, सो रिनोल्ड नंबर ये अर्लियर भी हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द, कंसेप्चुअली बात करें तो जो रिनोल्ड नंबर है दैट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स। ठीक है, इनर्शिया तो जनरली होता है ना कि जो मान लो उसकी मूवमेंट करा रहा है, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी तो अभी हम फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिनोल्ड नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बेसिकली बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका जो जो रिनोल्ड नंबर है वो एक तो बेसिकली आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर और आपका डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपका रेनॉल्ड नंबर किसकी रेशो है? इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। इट इज द रेशो दैट डिटरमाइंस वेदर फ्लो बिकम्स लैमिनार और बिकम्स टर्बुलेंट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज द वेलोसिटी, कि आपका जो स्पीड कितनी है आपके लिक्विड की, व्हाट इज योर डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, ठीक है, एंड व्हाट इज योर विस्कोसिटी। तो ये सब फैक्टर होते हैं जिस पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो यू आपकी वेलोसिटी है, इसको आप जैसे इसको म्यू लिख सकते हो। यू तो वेलोसिटी होती है, और विस्कोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? म्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक रिनोल्ड नंबर पाइप्स में क्या होता है, और आपका दूसरा हम डिस्कस करेंगे दैट इज इन स्टीर्ड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि एक तो पाइप में से जा रहा है, और एक जब आप उसकी स्टीयरिंग करा रहे हो, मिक्सिंग करा रहे हो, ठीक है, तब आपका रिनोल्ड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज योर रिनोल्ड नंबर और रिनोल्ड्स नंबर। ठीक है, तो जो रिनोल्ड नंबर है बेसिकली ये अलग अलग टाइप के जो फ्लो हैं, जैसे बेसिकली हमने अलग अलग टाइप के फ्लो डिस्कस किए। जैसे एक हमने डिस्कस किया अभी आपका स्ट्रीम लाइन और लैमिनार। ठीक है, और दूसरा हमने किसकी बात करी थी? आपका टर्बुलेंट। और एक और भी फ्लो मैंने आपको बताया था जब हमने प्लग फ्लो रिएक्टर पढ़ा था, दैट इज योर प्लग फ्लो। ये तो चलो एक आइडियल कंडीशन होती है, जनरली तो मतलब प्लग फ्लो होता नहीं है, बट ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लग फ्लो को अचीव करने के लिए आपका रिनोल्ड नंबर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार आपको जितना रिनोल्ड नंबर बेसिकली कम है वो लैमिनार होगा। ठीक है, और जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो रिनोल्ड नंबर आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया भी था पहले। तो इसमें होता है 2100, इसमें 4000 से ज्यादा होता है, और इसमें होता है 2 × 10⁴ अगर प्लग फ्लो है। ये एक रिनोल्ड नंबर है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम पाइप्स की बात कर रहे हैं, जैसे किसी पाइप में से लिक्विड जा रहा है, तो वहां पर जो रिनोल्ड नंबर है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज डायमीटर ऑफ पाइप, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, डेंसिटी बाय विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या आपका? पाइप का डायमीटर।
पाइप डायमीटर, म्यू यहां पर क्या आपका, या यू क्या है पहले, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। देखो भैया ना, एवरेज इसलिए लिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हो ना अलग अलग जो, अगर आप एक लिक्विड की बात करते हो तो उसमें अलग अलग जो लेयर्स है उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। तो यू क्या होता है आपकी एवरेज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। रो क्या होता है आपकी डेंसिटी, और म्यू क्या होता है आपका विस्कोसिटी। ऑब्वियसली देखो ना, जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही एक तरह से आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि जो आइडियल फ्लूइड होता है, एक तो वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो एक तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम पाइप्स की बात कर रहे हैं तो डायमीटर एवरेज लीनियर वेलोसिटी डेंसिटी बाय विस्कोसिटी, ठीक है। दूसरा जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज बेसिकली फॉर योर फॉर स्टीड वेसल, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना 2100 है, और 4000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट है, और 2 × 10⁴ है तो दैट इज प्लग। तो जैसे इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको आप ट्रांजिशन रीजन बोल सकते हो, क्योंकि अगर रिनोल्ड नंबर आपका 2100 और 4000 के बीच में है तो ना तो आप उसको लैमिनार बोलोगे ना टर्बुलेंट, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन रीजन, ठीक है। 2100 है तो लैमिनार है, ठीक है, या उससे कम है तो लेस देन भी लिख सकते हो आप, और 4000 से ज्यादा है तभी आप उसको क्या बोलते हो, आपका टर्बुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीर्ड वेसल्स की, किसकी बात करें, स्टीर्ड वेसल्स की, ठीक है। उस केस में जो रिनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू NI DI² रो बाय म्यू, रो बाय म्यू। रो वही आपकी डेंसिटी है, म्यू क्या आपकी विस्कोसिटी है। अब इसमें NI क्या होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ स्टीरर, स्टीरर स्पीड। और जो DI है दैट इज द इम्पेलर डायमीटर। DI क्या होता है आपका इम्पेलर डायमीटर। एक्चुअली स्टीर्ड जो वेसल होता है ना उसमें इम्पेलर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग, ठीक है। तो इसको आप इम्पेलर रिनोल्ड नंबर भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इम्पेलर रिनोल्ड नंबर, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू आती है, अगर तो वैल्यू 10 से कम है, REI इज लेस देन 10, ठीक है, सो दैट इज योर लैमिनार। एंड इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁴ दैट विल बी योर टर्बुलेंट, उसको आप क्या बोलोगे, आपका टर्बुलेंट। अगर 10 से कम है तो लैमिनार है, और अगर आपका 10⁴ से ज्यादा तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टर्बुलेंट। ये किसका रिनोल्ड नंबर है, इम्पेलर का, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। यहां पर जो आप रिनोल्ड नंबर बात कर रहे हो वो जैसे लिक्विड की बात कर रहे हो कि लिक्विड का जो फ्लो है दैट इज थ्रू ए पाइप, ठीक है। इसमें तो क्या हो रहा है, जो इम्पेलर है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होता है NI DI², ठीक है। NI क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टीरर। तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ये नंबर आपका ज्यादा होगा, और DI इज द इम्पेलर डायमीटर, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया कि कंसेप्चुअली बात करें तो इट इज इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, रिनोल्ड नंबर अगर पाइप में है वो किस पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ योर पाइप, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के अगर आपके पास लिक्विड है, जैसे पाइप का डायमीटर तो चलो आपने एक पाइप जो भी स्टैंडर्ड ले ली, वेलोसिटी किस स्पीड से आप उसको मूव करा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अब आपको किसी पाइप से मूव कराना है तो प्रेशर भी लगा सकते हैं ना कि प्रेशर से जाए वो। तो अगर प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। डेंसिटी विस्कोसिटी तो यहाँ पे भी है दोनों फैक्टर, बट बिसाइड दैट वी हैव द स्पीड ऑफ द इम्पेलर एज वेल एज द डायमीटर ऑफ इम्पेलर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले जो है ये आपको रिनोल्ड नंबर से रिलेटेड याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी आपकी क्या होती है।
So viscosity is the most important property affecting the flow behavior of a fluid. It is related to the fluid's resistance to motion. क्योंकि यही हम बार बार बात करते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ए अपोजिंग फोर्स। ठीक है। विस्कोसिटी हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन पंपिंग, मिक्सिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। देखो ना, आप जब भी एक मीडियम यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली मीडियम के अंदर ही आप सप्लाई कर रहे हो। अब एक चीज विस्कस है, उसको मिक्स करना, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो कम विस्कस है, तो किसको आसान रहेगा मिक्स करना? जो ज्यादा विस्कस है या जो कम है? कम। क्योंकि क्या होता है ना, अब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया यूज कर रहे हो। जब आप फर्मेंटेशन कर रहे हो तो उसमें क्या आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। और ये भी होता है ना, जब आप फर्मेंटेशन को करा रहे हो, जैसे अब कई बार क्या होगा, मे बी उसमें कोई माइक्रोब की ग्रोथ हो रही है या कोई फंगस ग्रो हो रही है, तो वो तो उसको विस्कस ही बनाएंगे। ठीक है। और मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, एरिएशन ऑफ फ्लूइड, तो ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं बायो प्रोसेस के अंदर, उन सबका विस्कोसिटी उनको अफेक्ट करती है। ठीक है। चाहे वो आपका मास ट्रांसफर है। मास ट्रांसफर क्या है कि जैसे आप कोई भी, अब आप एक बैक्टीरिया को, जो है बैक्टीरिया को आपने सबस्ट्रेट दिया, अब उसमें से कितने सबस्ट्रेट को वो कंज्यूम कर रहा है या कितना सबस्ट्रेट का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ईल्ड होती है। आपने 1 ग्राम सबस्ट्रेट दिया, अब उसमें से उसने कितना यूटिलाइज करा और उससे कितना प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। तो हीट ट्रांसफर, क्योंकि जब आप एक फर्मेंटेशन को रन कर रहे हो तो जनरली हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसी तरह से आपको हीट को, मतलब उसका टेम्परेचर कम करना है। तो होता है ना कि हम जो जो भी आपका फर्मेंटर है या जो भी उसके में वेसल है, उसके राउंड से हम एक एक ऐसी ट्यूब जाएगी जिसमें पानी ठंडा होगा। तो वो क्या होगा, वो जो मीडियम का टेम्परेचर रेज हुआ है उसकी हीट जो है उसके पास चली जाएगी। क्योंकि हीट तो हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ ही जाएगी। तो अगर आपके ड्यूरिंग टेम्परेचर कम हो रहा है एंड यू वांट टू रेज इट, तो आपको एक ऐसी ट्यूब में से पानी भिजवाना है जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ताकि हीट जो है वो मीडियम में जाए और उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। एरिएशन, क्योंकि आप अगर आपकी फर्मेंटेशन एरोबिक है तो जो आप एयर प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना है। ये हम पढ़ेंगे जब KLA का कंसेप्ट होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट। ठीक है। पढ़ा है OTR। इसमें हम एक बात करते हैं KLA के कंसेप्ट की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या है ना, आप खुद इस चीज को समझो कि एक एयर है, उसके अंदर से ऑक्सीजन है, वो एयर के अंदर और भी है, वो ऑक्सीजन को किसके अंदर जाना है, इनटू एयर माइक्रोब। ठीक है। तो वो उसका भी क्या ट्रांसफर रेट है, कि कितनी क्या कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फेवर करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसफर को। ठीक है। सो in turn exert a major influence on bioprocess design and economics. The viscosity of the fermentation fluid is affected by the presence of cell। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फर्मेंटेशन फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी डिपेंड करिए उसमें सेल कितने हैं, उसमें सबस्ट्रेट कितना है, आपने उसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर होंगे ना जो विस्कोसिटी को डिसाइड करेंगे। ठीक है। देखो, एक तो हम जनरल बात करें ना कि लिक्विड की मूवमेंट है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू द फर्मेंटेशन, जब आप कुछ प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो या सेल्स का नंबर इंक्रीज कराना चाहते हो, तब तब आपको देखना होता है कि, क्योंकि कई बार हो ना इतना ज्यादा विस्कस हो गया जो पैरामीटर है, कि अब इतनी ज्यादा विस्कोसिटी हो चुकी है कि जो मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर तो आपको वो सब कुछ सेट करना पड़ता है। ठीक है। तो वो उसके लिए आपको अलग अलग फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे भी सही कि डिफरेंट जो फ्लूइड्स होते हैं उसको हम, जैसे मैंने आपको अर्लियर भी बताया कि एक होते हैं आपके न्यूटोनियन और एक होते हैं नॉन न्यूटोनियन। और विस्कोसिटी में जनरली हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, और एक होती है आपकी काइनेमेटिक। डायनामिक एंड काइनेमेटिक, तो ये दो टाइप की विस्कोसिटी अभी हम देखेंगे। ठीक है, कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है और आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिकली इसमें बताता हूँ कि जैसे हम, जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे उसने आपको क्या शो कर रखा है, एक आपको एक वेलोसिटी प्रोफाइल शो कर रखा है। यहाँ पर आपको क्या शो कर रखा है, आपको एक वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है। सो ये बेसिकली एक एक तरह से एक फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं कोटे फ्लो। ठीक है, इसको आप एक फ्लो लिख सकते हो, COUTE, कोटे फ्लो।
ठीक है, अब देखो इसमें उसने आपको क्या बताया है कि अब देखो ये ना एक प्लेट है दैट इज मूविंग, मूविंग प्लेट हुआ है जिसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो, जिसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो, और दूसरा क्या आपकी एक स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है। और ये डी इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब आप देख रहे हो कि ना यहाँ पर जो जो आपका फ्लूइड है, जो मूविंग प्लेट के पास है, मतलब वो जो लेयर होगी या जो भी होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। इधर आपकी कम, ये और कम। आप देख रहे हो कि जैसे आप मूविंग से स्टेशनरी प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है। मतलब जो मूविंग प्लेट के पास वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसकी कम है, इसकी उससे कम है। और जो जो स्टेशनरी फेज के पास है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। अगर आप स्टेशनरी से मूविंग की तरफ आ रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अगर आप मूविंग से स्टेशनरी की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक ना आपका ग्रेडियंट बन जाता है। इससे क्या बन जाता है आपका एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस विल लीड टू ए फॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी वाई, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। जितनी फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ग्रेडियंट आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। उतना ही ग्रेडियंट आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, ये जो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जैसे आप दो लेयर्स के बीच में भी देख रहे हो, तो यहां पर डिफरेंस अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, ठीक है। तो जो फोर्स है दैट इज, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, फोर्स आप एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ वेलोसिटी V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। तो बेसिकली विद जो आप वाई एक्सिस पे, क्योंकि आप यूनिफॉर्म, मतलब जो जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो यूनिफॉर्म ले रहे हो, और आप देख रहे हो कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जो लेयर्स हैं उसके अंदर आपका जो चेंज है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेसिकली डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज योर डायनामिक विस्कोसिटी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डायनामिक विस्कोसिटी की। तो इसमें जैसे आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कॉमा, ए फोर्स ऑफ, ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी acting tangentially, acting tangentially between two layers, between two layers is directly proportional to, is directly proportional to, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बात करो, जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है, और दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे आप जो भी दो लेयर्स की बात कर रहे हो, तो बेसिकली उनके बीच में कितना एरिया है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दूसरा आप क्या कह रहे हो, व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। सो अगर हम इसको लिखें यहां पर, तो फोर्स इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहां पर जो बेसिकली हम एक तरह से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस म्यू डीवी बाय डी वाई इंटू ए, इंटू ए, ठीक है।
देखो हमने माइनस साइन यहाँ पे क्यों शो करा है, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो आपकी कम हो रही है। जैसे होता है ना, देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना, आपकी स्पीड कम हो रही है। जैसे ये तो एक एक बेसिकली एक फ्लो से एक्सप्लेन करने का, जैसे आप देखो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट है, इस पे डिफरेंट है, इस पे डिफरेंट है, तो ये क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है, बेसिकली आपका आपकी कम हो रही है जब आप मूविंग प्लेट से स्टेशनरी प्लेट की तरफ जा रहे हो। तो माइनस साइन का क्या मतलब होता है, माइनस ये शो करता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, velocity gradient is always negative, is always negative। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, जैसे देखो आप स्टैंडर्ड जो है वो इसको ले लो, जो ये वेलोसिटी है, मतलब इसको आप ये इसको हम ये सबसे ज्यादा है। अब जब आप ग्रेडियंट देखोगे, अब देखो अगर हम देखें कि इसकी कम हुई, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, जैसे आपने लिखा 1 2 3, अब 1 के कंपैरिजन में एक तो मैं देखूं 2, 1 और 2 का डिफरेंस और 1 और 3 किसका डिफरेंस ज्यादा है, 1 और 3 का। और जैसे हम क्या देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऑब्वियसली वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ऐसे 1 के कंपैरिजन में आप 4 देखो, तो 4 और कम हो गया, क्योंकि 1 को आप फिक्स कर लो, तो वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, इसलिए यहां पर जो कांस्टेंट हमने लिखा है दैट इज माइनस म्यू। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं एरिया को इधर ले जाता हूं, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू माइनस म्यू डीवी बाय डी वाई। ठीक है, अब जो फोर्स बाय एरिया है उसको हम क्या लिखेंगे, शियर स्ट्रेस। इसको हम क्या लिखते हैं, जो हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे थे वही लिखा था ना, फोर्स बाय एरिया। तो शियर बाय स्ट्रेस किसके इक्वल आ गया, माइनस म्यू डीवी बाय डी वाई। ठीक है, और ये जो आपका, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू म्यू इंटू माइनस डीवी बाय डी वाई। तो ये जो टाउ है इट इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा डॉट, ये क्या होता है आपका शियर रेट, ये क्या होता है आपका शियर रेट। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, क्या हमारी विस्कोसिटी है, म्यू क्या आपकी विस्कोसिटी, तो ये है शियर स्ट्रेस टाउ, म्यू क्या आपकी विस्कोसिटी, और ये जो गामा डॉट है ये क्या आपका शियर रेट, ये क्या आपका शियर रेट। तो जो इस बेसिकली इस लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपके न्यूटोनियन फ्लूइड। और ये जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना, जो अभी हमने एक्सप्लेन करा है, ये सिर्फ लैमिनार फ्लो पे एप्लीकेबल है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लैमिनार फ्लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल ऑन, इज एप्लीकेबल ऑन लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके ऊपर आपका एप्लीकेबल है, लैमिनार फ्लो। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इंटू शियर रेट, शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है, विस्कोसिटी इंटू शियर रेट। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहले उसने आपको क्या बताया कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द एरिया, ठीक है, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वही है कि अलोंग द वाई एक्सिस जैसे जैसे आप जा रहे हो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आप देख रहे हो ना अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, और जैसे ही आप स्टेशनरी प्लेट की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप वैसे देखोगे जो चेंज है, क्योंकि आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड में कंपैरेटिवली जो डिफरेंस है वो कम है, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, और इसमें आपका और डिफरेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज इंक्रीज नहीं हो रही है, बिकॉज यू हैव टू टेक दिस एज स्टैंडर्ड ना, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलोगे, तो एज कंपेयर टू दिस जो वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आता है, माइनस म्यू। ठीक है, ए मैं उधर ले गया, और ये माइनस डीवी बाई डी वाई को हम क्या लिख देते हैं, गामा डॉट विच इज शियर रेट। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, जैसे आपने टाउ बाय म्यू करा वो विस्कोसिटी है,
ठीक है। अगर तो विस्कोसिटी जो है, जैसे अब इसमें विस्कोसिटी तो है, अब क्या हो रहा है कि अगर वो विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसे आप शियर स्ट्रेस जो है वो चेंज कर रहे हो, तो शियर रेट भी चेंज होगा। ठीक है। और आप क्योंकि म्यू अगर कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, अगर आप कह रहे हो कि ये चीज इंक्रीज हो रही है और ये आपका सेम रहना चाहिए, तो ये चीज फिर कम होनी चाहिए। तो जनरली बेसिकली जो जिनकी विस्कोसिटी नहीं चेंज होती है टाइम के साथ, ठीक है, जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, तो अगर विस्कोसिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब वो न्यूटोनियन है। लेकिन अगर विस्कोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो नॉन न्यूटोनियन है। तो ये अभी हम ग्राफ भी देखेंगे। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ, या जो विस्कोसिटी का लॉ है, जो उसको फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन है। जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जिनकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या है, वो न्यूटोनियन जो फोर्स, जो न्यूटोनियन लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो रिलेशन आ गया, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा डॉट। इसको भी कुछ बोलते होंगे वैसे, जो भी सिंबल है ये। ठीक है। अब देखो क्या, अगर जो ये टाउ बाय गामा डॉट, इसको आप क्या लिख रहे हो, म्यू। तो ये टाउ आपने लिखा है शियर स्ट्रेस, इसको क्या लिखा आपने, शियर रेट। ठीक है। अब देखो क्या रहा, वो क्या आपको एक लाइन बता रहा है कि अगर तो जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और यू कैन राइट इफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड remains constant, remains constant irrespective of, irrespective of changes in shear stress, changes in shear stress, that is force applied। क्योंकि shear stress जो है वो आपका, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, क्योंकि आप देखो ना, ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करी है। ये फोर्स डिफरेंट है ना, क्योंकि आपने क्या कहा था कि जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना आपको ग्रेडियंट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वो आप अगर शियर स्ट्रेस जो है वो आपका क्या हो रहा है, उसमें जो चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब है फोर्स को चेंज कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन शियर स्ट्रेस और शियर रेट। शियर रेट एक तरह से क्या आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर तो ऐसी कंडीशन है, तब तो आप उसको बोलोगे न्यूटोनियन। ठीक है। कि उसमें ना विस्कोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं है ना कि आप यहाँ पे जो मूविंग प्लेट पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करो और जो आपका सोल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाए। अगर तो वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, वो आपका न्यूटोनियन है। देखो विस्कोसिटी जो होते हैं ना, ये तो सिर्फ हम इन दोनों पैरामीटर की बात कर रहे हैं, बाकी और भी फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, यू कैन हैव प्रेशर, ठीक है, और जो आपका फ्लूइड है उसकी कॉम्पोजिशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप टेम्परेचर को चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, आप फ्लूइड कॉम्पोजिशन चेंज कर दो, तो उसकी वजह से भी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, एक एक फोर्स, एक आप एक जो लिक्विड है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को आप चेंज करो, शियर स्ट्रेस को चेंज करने का मतलब क्या है, ये फोर्स है, मान लो फोर्स पहले आपने 10 न्यूटन दी, अब आपने 20 न्यूटन दे दी, ठीक है, अब आपने और ज्यादा फोर्स, ये फोर्स चेंज करने से आपका म्यू नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है। अगर तो वो चेंज हो गया, फिर वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। ठीक है। तो ये आपका न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अगर आपका, देखो वही चीज है ना, अगर आपका शियर स्ट्रेस चेंज हो रहा है, जैसे आपने कहा कि मैंने टाउ इंक्रीज कर दिया, क्योंकि फोर्स मैंने इंक्रीज कर दी, तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये चीज कम होनी चाहिए। फिर ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये आपको कम देखने को मिलेगा, तभी तो आपका म्यू सेम आएगा ना। अगर इसको आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो ये वैल्यू पहले 10 है, ठीक है, ये 2 है, अब क्या हुआ, इसको इंक्रीज कर दिया,
तो 10/2 कितना था आपका? 5। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए कि ये भी इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो 20, तो ये भी इंक्रीज करना चाहिए, दोनों इंक्रीज करने चाहिए ना, क्योंकि 2 से ये कितना हो जाना चाहिए आपका? 4, तभी वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको डिक्रीज बोला, क्योंकि शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो शेयर रेट भी इंक्रीज होगा। और जो रेशियो है देखो, ये पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। तो विस्कोसिटी तभी सेम रहेगी जब आपका बेसिकली विस्कोसिटी सेम, अगर आपकी कांस्टेंट है शेयर स्ट्रेस या शेयर रेट चेंज करने के बाद, तो आप उसको क्या बोलते हो? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, जैसे इसमें हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं बिटवीन टाउ एंड योर मतलब स्ट्रेस और शेयर रेट के बीच में, तो हमारे पास ये ग्राफ आता है। तो इसका स्लोप क्या आता है आपके पास? म्यू। स्लोप क्या आता है आपके पास? म्यू। ठीक है, कि जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो ना, क्योंकि ग्राफ का स्लोप है वो सेम रह रहा है। स्लोप क्या होता है? चेंज अलोंग वाई एक्सिस बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इधर चेंज आया है तो इधर भी चेंज आएगा, और उन दोनों की जो रेशियो है वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे होता है ना ग्राफ में, आपने पहले आपकी जैसे शेयर रेट की वैल्यू ये है तो शेयर स्ट्रेस इतना है, अब आपने शेयर रेट को बढ़ाया तो शेयर स्ट्रेस भी बढ़ गया, तो दोनों चीजें क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं, तो उनकी रेशियो जो आएगी वो क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर जो आपका रेट है उनकी रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो उनको आप क्या बोलते हो? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो उसकी भी हम इक्वेशन देखते हैं। तो अगला केस हमारे पास क्या है? इफ रेशियो बिटवीन इफ रेशियो बिटवीन shear stress and shear stress and shear rate is not constant। तो अगर वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका मतलब वो कौन सा फ्लूइड है आपका? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, अगर जो रेशियो है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में आप लिखते हो क्योंकि विस्कोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको आप लिखते हो एपरेंट विस्कोसिटी। तो म्यू ए इज इक्वल टू टाउ बाय गामा, क्योंकि इसमें तो विस्कोसिटी आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर एक डिफरेंट लो आता है। एक्चुअली अभी हम इसमें पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के ना, जो नॉन न्यूटोनियन होते हैं उसमें, जैसे हम एक अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे एक होता है सूडो प्लास्टिक। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सूडो प्लास्टिक होता है, बिंगम प्लास्टिक होता है, कैसन प्लास्टिक होता है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात आती है, या जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आपकी सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन है, तो ये एक स्पेसिफिक लॉ ओबे करते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ऑसवाल्ड डी वैले और पावर लॉ। डी वैले और पावर लॉ, सूडो प्लास्टिक जो होते हैं वो इस लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अभी देखना, अब इस पे भी क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये लॉ क्या कहता है कि जो टाउ है, टाउ इज इक्वल टू के गामा की पावर एन। टाउ क्या होता है आपका? टाउ तो चलो हमें पता है कि वो शेयर स्ट्रेस है, गामा शेयर रेट है। इसमें ये जो के है, के इज योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। के क्या आपका? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और जो आपका एन है, एन इज बेसिकली ए फ्लो इंडेक्स बिहेवियर। फ्लो इंडेक्स बिहेवियर, एन हमें क्या बताता है? फ्लो इंडेक्स बिहेवियर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मेरे पास अ, मतलब जो यहां पर जो स्ट्रेस है उसका क्या फॉर्मूला है? के गामा डॉट की पावर एन। अब मैं इस टाउ की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो म्यू ए किसके इक्वल आ गया? म्यू ए इज इक्वल टू
टाउ की क्या फॉर्मूला लिखा आपने, के गामा की पावर एन बाय गामा डॉट। ठीक है, तो म्यू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, के गामा की पावर n-1, गामा की पावर n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है अगर आपको एपरेंट विस्कोसिटी निकालनी है तो। जैसे उसमें आपको के पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, और आपका जो ये शेयर रेट कितना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो एन की वैल्यू है, ठीक है, जैसे इसने हमें बता रखा है कि अगर एन की वैल्यू 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, उसे बोलते हैं हम सूडो प्लास्टिक। उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें शेयर थिनिंग, मतलब जो विस्कोसिटी है ना, वो आपकी लिक्विड की कम होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी, कम होगी अगर एन 1 से कम हुआ तो। क्योंकि वो एन जो है वो, उसको आप क्या बोल रहे हो, फ्लो इंडेक्स बिहेवियर, वो वैल्यू अलग अलग होती है। अगर एन 1 से कम है तो उसे हम बोलेंगे सूडो प्लास्टिक, दैट इज शेयर थिनिंग। अगर एन आपका 1 से ज्यादा है, उसे बोलते हैं हम डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, एंड दैट इज बेसिकली शेयर थिकनिंग, कि विस्कोसिटी जो है वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर एन 1 है तो उसको वो क्या बोल रहा है आपका, न्यूटोनियन। अगर ये n1 होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, आपका ऑसवर्ल्ड, डी वाले और पावर लॉ। इसमें जैसे हमने वैसे भी, चलो टाउ, बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा। ठीक है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इंटू शियर रेट। ठीक है, इसमें एक और भी मैंने आपको बताना था, एक होते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हमने डायनामिक पढ़ी है ना। काइनेमेटिक में सिंपली क्या होता है, उसमें जो भी विस्कोसिटी होती है उसको आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, काइनेमेटिक एक तो होते हैं ना, ये म्यू क्या आपकी, ये जो म्यू थी ना, ये डायनामिक विस्कोसिटी है। अगर डायनामिक विस्कोसिटी को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी से, उसे हम कौन सी विस्कोसिटी बोलते हैं, आपकी काइनेमेटिक। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, के गामा n-1। अगर n 1 से लेस है तो उसका क्या मतलब है, वो आपका सूडोप्लास्टिक है। n 1 से ज्यादा है तो डायलेटेंट है, और n 1 है तो वो क्या आपका, न्यूटोनियन है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एपरेंट विस्कोसिटी का भी, और बेसिकली आपका जो जैसे ये दूसरा तो हमने पढ़ा था, क्योंकि इधर इधर विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, शियर स्ट्रेस बाय शियर रेट। ठीक है, बट यहाँ पर एक एन विच इज योर जो फ्लो इंडेक्स बिहेवियर बता रहा है, कि आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, और एक आधा टॉपिक हो रहा है, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बेस्ड आप क्वेश्चन करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एपरेंट विस्कोसिटी निकालने के लिए आपको के पता होना चाहिए, शेयर रेट पता होना चाहिए, और एन की वैल्यू। ठीक है, वो भी आप क्वेश्चन में देखोगे। अब आपको क्या दिखा रखा है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एक ग्राफ है। जैसे ये देखो, यहाँ पर ना आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कहते हैं जितनी गैसेस हैं, वाटर है, डिस्पर्जन ऑफ गैस इन वाटर, लो मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ये सब आपके न्यूटोनियन है। मतलब इनके ऊपर अगर आप शियर स्ट्रेस या शियर रेट को चेंज करोगे, इनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन सूडो प्लास्टिक में बता रहा है रबर सॉल्यूशन, एडहेसिव, जो भी जैसे हम एडहेसिव यूज करते हैं, गम यूज करते हैं, पॉलीमर सॉल्यूशन, ग्रीस, ठीक है, स्टार्च सस्पेंशन, सेलुलोज एसिटेट, एसिटेट, मेयोनीज, सम सोप एंड डिटर्जेंट स्लरीज, सम पेपर पल्प्स, पेंट्स। अब देखो ना, ये सारे अलग अलग टाइप के लिक्विड है। मेयोनीज आपने देखी है, कि आपने पेंट्स देखे हैं, वॉलपेपर पेस्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, सूडो प्लास्टिक के। बिंगम में सम प्लास्टिक मेल्ट्स, जैसे आपने प्लास्टिक को मेल्ट करा, मैर्गरेन, कुकिंग फैट्स, सम ग्रीसीज, जैसे कुछ कॉमन भी दिखा रहे हैं, टूथपेस्ट। ठीक है तो वो एक तरह से क्या है, आपका लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना टूथपेस्ट भी। आपके सम सोप एंड डिटर्जेंट स्लरीज, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन भी हैं,
क्योंकि अभी हम देखेंगे सूडो प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। सम पेपर पल्प जैसे ये देखो कॉमन ही है, सम पेपर पल्प इसमें भी है, इसमें भी है। सम सोप एंड डिटर्जेंट स्लरीज इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ग्रीसीज भी इसमें है। और हाँ ये हो गया आपका। और कुछ एग्जांपल कॉमन भी हैं। केजन प्लास्टिक में क्या बोला है, ब्लड, टोमेटो सॉस, ऑरेंज जूस, मेल्टेड चॉकलेट, प्रिंटिंग इंक, ये सब किसके एग्जांपल उसने बताया है, केसन प्लास्टिक के। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ये तीनों है क्या, ठीक है। वो भी आपको मैं एक क्योंकि आपको वो थोड़ा ना ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है। इक्वेशन तो चलो आपको इतना याद रखने के लिए सब याद रखना पड़ेगा। देखो न्यूटोनियन क्या है, आप ही देखो। न्यूटोनियन में आपने क्या लिखा, टाउ इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, ये जैसे इसने एक इक्वेशन लिख रखी है, म्यू इनटू गामा, यही लिखा ना हमने। क्योंकि इसमें जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसमें तो विस्कोसिटी चेंज ही नहीं होती। तो ये कौन सा है, न्यूटोनियन है। अब उसने बताया सूडो प्लास्टिक, जो भी मैंने आपको बताया, जो किसको फॉलो करते हैं, पावर लॉ को, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको क्या इक्वेशन बताई थी, टाउ इज इक्वल टू के गामा, मतलब गामा एन माइनस वन एपरेंट विस्कोसिटी। इसमें क्या रहा है कि जो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करते हैं। वैसे तो जो तीनों लिखे हुए हैं ना, तीनों में डिक्रीज लिखा हुआ है। डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग शेयर रेट, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग शेयर रेट, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। क्योंकि म्यू जो आपका, जो इन तीनों के अंदर ही जो आपकी एपरेंट विस्कोसिटी है वो शेयरिंग रेट बढ़ाने से डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है आपकी, जनरली आप ये भी देखो ना कि म्यू क्या आपका, अगर हमने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था तो म्यू हमने क्या लिखा था उसके अंदर आपका, दैट इज टाउ बाय गामा, ठीक है। अब वो शेयर रेट अगर आपका इंक्रीज होगा तो म्यू तो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। जनरल भी बात करें तो शेयर रेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसमें वो क्या दिखा रहा है कि मतलब इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं न्यूटोनियन के साथ, तो इसमें आपकी पहले तो चलो दिखा रहा है कि इंक्रीज हो रही है, बट बाद में वो क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि देखो ना विस्कोसिटी यहाँ पे ना आपको स्लोप बताता है, ठीक है। विस्कोसिटी आप देखो ना, ये जो एक तरह से मे बी इसने ये जो एंगल दिखा रखा है, ठीक है, जो टेंजेंट थीटा होता है, वो एंगल भी कम हो रहा है क्योंकि विस्कोसिटी तो आपको स्लोप बताता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है किसका, सूडो प्लास्टिक का। बिंगम प्लास्टिक में खास बात क्या होती है, मतलब आपको ना पहले एक स्पेसिफिक स्ट्रेस देना पड़ता है। जैसे आपको, आपने पहले तो अगर आपने उसको जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, वो जीरो है, तब कुछ नहीं होगा। एक आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देनी पड़ती है, एक यील्ड स्ट्रेस देना पड़ता है। वो स्ट्रेस देने के बाद वो जनरली न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। बट इसमें आपको एक स्ट्रेस देना पड़ेगा। इधर क्या, इधर भी आपको एक स्ट्रेस देना पड़ेगा कि एक स्ट्रेस दोगे, उसके बाद ही बेसिकली उसकी विस्कोसिटी में आपको जो है, मतलब वो अपना विस्कस बिहेवियर ही तभी दिखाएंगे, ठीक है। तो बिंगम और कैसन प्लास्टिक के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको एक यील्ड स्ट्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा विस्कोसिटी के अंदर। जैसे आपने स्ट्रेस कम दिया तो उस टाइम पे मे बी उनकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। बट आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेस देना पड़ता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, ग्राफ दे देते हैं आपको, तो अगर तो यील्ड स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। अब इक्वेशंस भी हैं बट उसमें अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल से याद कर लेना। और दूसरा आप ये याद रखना कि जो सूडो प्लास्टिक है उसका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। आपका बिंगम प्लास्टिक का कैसा आता है और आपका कैसन प्लास्टिक का कैसा आता है, ठीक है। अभी देखना, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें ये ग्राफ ही है, ठीक है। और एक वो है, और एक एपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, म्यू ए इज इक्वल टू के गामा एन माइनस वन, ठीक है। ये भी हम देखेंगे क्योंकि दो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, एक आपका इस फॉर्मूला पे बेस्ड है और एक जिसमें ग्राफ होंगे, ठीक है। तो सूडो प्लास्टिक में तो आप देख रहे हो ना कि आप जैसे जैसे स्ट्रेस देते जा रहे हो, क्योंकि देखो ना मेनली आपने फोर्स देनी है, क्योंकि आप स्ट्रेस दे रहे हो, फोर्स की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, देर इज चेंज इन द शेयर रेट, ठीक है। क्योंकि वो फोर्स ही आप अप्लाई करो ना, क्योंकि शेयर रेट तो चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर आप स्ट्रेस से नहीं दोगे तो फिर तो चेंज आएगा ही नहीं। बट इसमें बिंगम और कैसन में क्या होता है, एक एक स्पेसिफिक आपको यील्ड स्ट्रेस देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको शेयर रेट में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक लास्ट बता रखा है, टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट क्या होता है कि
अगर जैसे अभी जो हम एपरेंट विस्कोसिटी की बात करते हैं, जनरली हमने क्या देखा, विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, ठीक है। सो when a shear force is exerted on some fluids, the apparent viscosity either increases or decreases with the duration of the force. अगर तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रियोपैक्टिक, ठीक है। बट ये फ्लूइड्स रिलेटिवली रेयर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप shear फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक, उसे हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे ये बता रहा है, थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर इज नॉट अनकॉमन, या मतलब कॉमन होता है इन कल्चर्स कंटेनिंग फंगल माइसीलिया और एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल पॉलीसेक्राइड एंड अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द रिवर्सिबल स्ट्रक्चर इफेक्ट एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फ्लूइड, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके पास एक पॉलीसेक्राइड है, अगर वो पॉलीसेक्राइड डिग्रेड होगा तो क्या होगा, तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए। एक पॉलीसेकेराइड है, उसको आप क्या करा रहे हो, डिग्रेड करा रहे हो, तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए हमारी, डिक्रीज होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके पास पॉलीसेकेराइड तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो वो तो उसको ज्यादा विस्कस बना रहा है। तो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर जो होता है वो, जैसे मान लो, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ सेल, जैसे पहले सेल इकट्ठे हैं, अब जब सेल्स एक साथ साथ हैं तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बट वो सेल्स अगर दूर दूर हो गए तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल उसने दिया है कि ओरिएंटेशन ऑफ सेल और मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो मैक्रोमोलिक्यूल अगर पॉलीमेरिक फॉर्म में है तो वो क्या, वो विस्कस ज्यादा है, लेकिन वो जब पॉलीमेरिक से मोनोमेरिक फॉर्म में जा रहा है तो उसकी उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उस वजह से आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो रियोपैक्टिक वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, थिक्सोट्रॉफिक वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है। सिर्फ देखो, न्यूटोनियन फ्लूइड वो है जिसकी विस्कोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। आप चाहे जो भी स्ट्रेस दे लो, चाहे जो भी फोर्स दे लो, लेकिन बाकी जो आपने डिस्कस करे, ये आपने जैसे कहा डायलेटेंट है, सूडो प्लास्टिक है, बिंगम प्लास्टिक है, केसन है, ये सब के सब नॉन न्यूटोनियन है, क्योंकि और जनरली देखो ना, जनरली डिक्रीज ही होती है। जैसे ये चलो, ये बहुत रेयर है कि इंक्रीज हो, क्योंकि जितने भी आपने ये तीनों दिखाए ना, तीनों में देखो क्या लिखा है, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग शेयर रेट, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग शेयर रेट, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। अब इनकी अलग अलग इक्वेशन भी हैं, बट वो चलो उसमें आपको इतना नहीं जाना। तो बट बिंगम और केसन में आपको एक एक शेयर स्ट्रेस देना पड़ेगा। इसमें क्या लग रहा है, इसमें वो न्यूटोनियन की तरह बिहेव कर रहा है एक स्ट्रेस के बाद, और इसमें हमें कैसा लग रहा है, वो सूडो प्लास्टिक की तरह। बट इनके अंदर आपको एक एक स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको, मतलब क्योंकि पहले देखो ना, पहले आपने इतना दिया तो शेयर रेट में कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पे दिया क्योंकि ग्राफ स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इन दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक क्या देना पड़ेगा, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। चलिए इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हमारा फ्लूइड्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर रेट बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर शोन इन द फिगर बिलो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये हमने क्या पढ़ा है, न्यूटोनियन, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ आपका ऐसा आया था। न्यूटोनियन जैसे यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन में गिवन है, ये हमने यील्ड स्ट्रेस की बात करी थी, बिंगम या केजन में, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड हैज टू बी बिंगम, ठीक है। अब इधर देखो ना, इधर जो विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे हो रहा है ना कि ये जो वैल्यू है ये, क्योंकि इसमें ऐसे ही ग्राफ जा रहा है, तो जिसमें विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है वो क्या था हमारा, दैट हैज टू बी ग्राफ ऑफ सूडो प्लास्टिक। और इसमें जनरली हमने कहा था कि जो डायलेटेंट होता है उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, थिकनिंग। तो ये क्या होगा हमारा, डायलेटेंट। तो क्या आंसर होगा इसका, फोर्थ। ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा था, अब ऐसे ये क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड फ्लो बिहेवियर इंडेक्स ऑफ ए डायलेटेंट फ्लूइड, कितना दे रखा आपको, 0.415 के है, और ये एन है, जैसा अभी बताया था ना, एन अगर वन से ज्यादा है इसका मतलब वो डायलेटेंट है। द वैल्यू ऑफ एपरेंट विस्कोसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड
ऑफ दिस फ्लूइड एट ए shear रेट ऑफ दिस, बताने आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या था एपरेंट विस्कोसिटी का, म्यू ए इज इक्वल टू के, गामा क्या था, ये हमारा क्या था, जो shear रेट था, इनटू n-1। के आपको गिवन है, ठीक है, गामा भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो म्यू ए निकालो कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स बिहेवियर ऑफ डायलेट एंड फ्लूइड आर 0.415 एंड 1.23 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ एपरेंट विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड एट ए shear रेट ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो भैया shear रेट हमें कितना गिवन है 60, ये गामा हमें कितना गिवन है आपका, सॉरी के कितना गिवन है, के आपके पास है 0.415, गामा कितना गिवन है, shear रेट इज 60, 60 की पावर 1.23 -1 विच कम्स आउट टू बी 0.23, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 1.06 कुछ आ रहा है, बट उसने हमसे क्या पूछा है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1, सो द राइट आंसर इज 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, अपेरेंट विस्कोसिटी। देखो ना सभी कुछ पता लग रहा है आपको, हमने लिखा भी था अगर n 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, वो डायलेटेंट है, उसने मेंशन भी कर दिया। ये n की वैल्यू 1 से कम होती, इसका मतलब वो सूडोप्लास्टिक होता, और अगर ये वैल्यू n इज इक्वल टू 1 होती तब उसे हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपका एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड्स।